बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अत्रि एकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं के विज्ञान विषय का 6ठा अध्याय भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, और यह है हमारा भाग 2। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, और रासायनिक परिवर्तन के दौरान कौन कौन से लक्षण परिलक्षित होते हैं। तो अभी इस पाठ में हम पढ़ेंगे विषय रासायनिक परिवर्तन और कुछ क्रियाकलापों के द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे कि क्या वास्तव में जो परिवर्तन हो रहा है वह रासायनिक परिवर्तन है या नहीं है। तो एक बार फिर मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि रासायनिक परिवर्तन कहते किसे हैं। रासायनिक परिवर्तन जिस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी रासायनिक रूप से एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होना ही रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पे हमने इस बात को 3 पाठ्यक्रम के पर आधारित 3 क्रियाकलापों के माध्यम से समझने का प्रयत्न करना है। तो सबसे पहला जो क्रियाकलाप है हमारे पाठ्यक्रम का पहला क्रियाकलाप है क्या है कि एक मैग्नीशियम एक धातु है, तत्व है। जैसे लोहा होता है बिल्कुल वैसे ही एक धातु है मैग्नीशियम, उसका संकेत है Mg, कैपिटल M और स्मॉल g। ये इसका संकेत है धातु का, जैसे लोहे का संकेत होता है Fe, ऐसे ही। तो एक मैग्नीशियम का पतला फीता लीजिए, इसे रेग मार्क से रगड़ कर अच्छे से साफ कीजिए। यहाँ एक बात मैं बता देता हूँ, उसको रेग मार्क से साफ करना क्यों आवश्यकता है। जो मैग्नीशियम होता है, ये मैग्नीशियम होता है, इसके ऊपर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वायु में होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल वाष्प इनसे मिलकर के, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं, जल वाष्प जो पानी के अंदर नमी के वायु में नमी के रूप में रहता है, इस मैग्नीशियम के ऊपर MgCO3 की परत जम जाती है। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत बन जाती है। इस मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत के बन जाने के कारण ये इसको जलने नहीं देता है। देखा है आपने, जिस प्रकार लोहे का सूत्र क्या है Fe। लोहा जब वायु में रहता है तो वो वायु में उपस्थित जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और जल वाष्प के साथ क्रिया करके Fe2O3.XH2O ये बनाएगा जंग। ये क्या है आपका जंग, ठीक है। लोहे के ऊपर ये क्या है Fe, इसका सूत्र है लोहे का। लोहे के ऊपर वायु यानी ऑक्सीजन और नमी के कारण से जंग बन जाता है। ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है लोहा और बाद में एक नया पदार्थ बना जिसका सूत्र क्या है Fe2O3, ये जंग XH2O। ये एक इसी प्रकार जो पित्ता होता है मैग्नीशियम का, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु में उपस्थित होती है H2O यानी नमी जो वायु में होती है उसके साथ क्रिया करके मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत बना लेता है। इसी कारण से ये जलता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जब भी इसको मैग्नीशियम के फीते को जलाना आता है तो उसको जलाने से पहले उसको रेग मार्क से साफ कर लिया जाता है। आपके पेपर में पूछ सकते हैं कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले रेग मार्क से रगड़ा जाता है, क्यों। तो आप देख लीजिएगा, मैग्नीशियम रिबन वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया करके अपने ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत बना लेता है। इस परत के कारण यह जलता नहीं है, इसीलिए मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पहले इसको रेग मार्क से रगड़ते हैं। तो ये थी बीच में एक जानकारी, महत्वपूर्ण याद रखिएगा। तो फिर एक बार हम बात करते हैं वापस अपने क्रियाकलाप पे। हमारा क्रियाकलाप क्या है, एक मैग्नीशियम का पतला फीता लीजिए, इसे रेग मार्क रगड़कर अच्छे से साफ कीजिए। अब इसके एक सीधे को गर्म कीजिए, ठीक है। हमने जैसे मान लीजिए रेग मार्क इसको साफ किया, ठीक है, और ये साफ करने के बाद हमने इसको आंच के ऊपर एक सीधे को रख दिया। कुछ देर गर्म करने पर यह फीता जलना शुरू कर देता है। जब यह जलता है तो तेज सफेद प्रकाश, देखिए बात पढ़िए क्या कहता है, तेज सफेद प्रकाश, ऊष्मा और सफेद रंग का चूर्ण बनता है। यानी मैग्नीशियम के फीते का सूत्र क्या है Mg, ठीक है। हमने जब इसको रेग मार्क से रगड़ दिया तो इसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट गई, तो ये क्या बन गया Mg। मैग्नीशियम का फीता है, मैग्नीशियम ये संकेत है। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ जलेगा, वायु में उपस्थित है। ये क्या है आपका मैग्नीशियम का फीता, ठीक है। मैग्नीशियम का फीता है, ये कुछ इस तरह से लिखता होता है, ये आपने अगर प्रयोगशाला में देखा है तो, ठीक है। जब ये जलेगा तो क्या बनाएगा MgO। तो ये एक सफेद रंग का चूर्ण बनाता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ये क्या आपका MgO, यहाँ पे मैंने लिखा भी है Mg यानी मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये एक सफेद रंग का चूर्ण है, कैसा चूर्ण है ये, सफेद रंग का। तो जब ये जलता है तो बहुत
मैग्नीशियम वहां पैदा होती है और तेज प्रकाश बनता है, तेज प्रकाश, सफेद प्रकाश, बहुत दूधिया लाइट पैदा होती है। ठीक है, जैसे अगर आपने कभी किसी को गैस वेल्डिंग वाले को वेल्डिंग करते हुए देखा ना, जो बहुत तेज प्रकाश पैदा होता है वेल्डिंग करते समय, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे लाइट बनती है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। कैसे परिवर्तन हुआ? देखिए, शुरू में क्या है, मैग्नीशियम है और बाद में क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्रियाकलाप अभी यहाँ पूरा नहीं हुआ, ये कहता है प्रयोग और आगे बढ़ाते हैं अपन इसको, हम इसको सिद्ध करके देखेंगे एक नया पदार्थ बना। तो ये क्या कहता है कि जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है, इस सफेद चूर्ण को की थोड़ी सी मात्रा को जल में घोल लेते हैं, जल में घोल लेते हैं, यानी ये चूर्ण क्या है, MgO है, ये बना हुआ था यहाँ पे, और हमने इसको किसमें डाल दिया, जल में। ये जल में घुल करके क्या बनाएगा, MgOH होल ट्वाइस। ठीक है बेटा, यहाँ पे Mg को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम, समझिए इसको, मैग्नीशियम, और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, जब इस सफेद चूर्ण को थोड़ी सी मात्रा में जल में घोलते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। इसके साथ जब लाल लिटमस की क्रिया कराई जाती है, किसकी, लाल लिटमस के घोल को मिलाते हैं तो लाल लिटमस का रंग बदलकर नीला हो जाता है। इससे सिद्ध होता है इससे सिद्ध होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय है, प्रकृति से क्षारीय है। यानी देखिए, ये जो आपने पढ़ा होगा अम्ल और क्षार वाले पाठ में, अम्ल और क्षार का परीक्षण करने के लिए हम लाल लिटमस और नीले लिटमस का इस्तेमाल करते हैं। नीला लिटमस जब अम्ल में मिलता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल, और जब लाल लिटमस को क्षार में मिलाते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है, नीला। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया तो सफेद रंग का चूर्ण, यानी इसका रासायनिक सूत्र क्या है, MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हमने जल में मिलाया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का घोल बन गया। ठीक है, इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के घोल में के साथ जब लाल लिटमस को मिलाया, यानी हम इसके अंदर क्या बनाते हैं, लाल लिटमस। ये लाल लिटमस मिला दिया तो ये रंग कैसा रहेगा, लाल लिटमस का रंग कैसा रहेगा, नीला। इसका मतलब ये पता चला कि ये जो पदार्थ है ये कैसा हो गया, क्षारीय। ठीक है, लाल लिटमस का रंग बदलकर नीला हो जाता है, इससे सिद्ध होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति क्या है, क्षारीय। तो ये हमारा एक पहला क्रियाकलाप था जिसमें हम क्या है कि फीते को जलाते हैं, मैग्नीशियम के फीते को, और जिससे जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ का हम परीक्षण करके देखते हैं लाल लिटमस की सहायता से। ठीक है, उस चूर्ण को जल में मिलाने पर तो हम देखते हैं कि जो लाल लिटमस है उसका रंग बदल के नीला हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है। जो मैग्नीशियम, आप क्या कीजिए, लाल लिटमस को लीजिए और लाल लिटमस को मैग्नीशियम के ऊपर डाल दीजिए, मैग्नीशियम के फीते पर। रंग नहीं बदल रहा अभी तो, लेकिन जब वो जल जाएगा, जल जाने के बाद में जो चूर्ण बनेगा उसको पानी में डाल के, या सीधा चूर्ण पे भी आप चाहो तो पानी में डालने पर थोड़ी सुविधा हो जाती है, पानी में मिलाने पर जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का घोल बना, उसमें लाल लिटमस डालने पर लाल लिटमस का रंग बदल करके कैसा आ जाएगा, नीला। तो यानी हमें ये क्रियाकलाप समझाता है, दर्शा रहा है कि एक नया पदार्थ बना, तभी तो ये परिवर्तन हुआ। पहले फीते के ऊपर डालने से रंग बदल नहीं रहा है नीले लिटमस, लाल लिटमस का। तो ये हमारा पहला क्रियाकलाप है जिससे सिद्ध होता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर जो पदार्थ में परिवर्तन, जो नया पदार्थ बनता है, ठीक है, एक नया पदार्थ बनता है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, पेपर में कैसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे 3 प्रश्न बनते हैं कि मैग्नीशियम फीते को रगड़ा क्यों जाता है। तो मैंने पहले बताया था कि मैग्नीशियम रिबन का जब हवा में रखे रहने के कारण से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प से क्रिया करके वो मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक परत बना लेता है,
यह परत इसको जलने से रोकती है, इसीलिए जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को रगड़ना जरूरी होता है। दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं कि जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो क्या होता है, तो आप लिखोगे जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो तेज सफेद प्रकाश ऊष्मा और सफेद के यह जलता है, यह जलने से हो जाता है, यानी मैग्नीशियम का रिबन तेज प्रकाश और ऊष्मा के साथ जलेगा, सफेद प्रकाश उत्पन्न करेगा, ऊष्मा उत्पन्न करेगा, साथ में एक सफेद रंग का चूर्ण पैदा करेगा जिसका सूत्र होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये तो प्रश्न होते ही। फिर कहता है कि तीसरा प्रश्न हो सकता है कि क्या होगा कि यदि मैग्नीशियम के जलाने पर बनने वाले पदार्थ की प्रकृति को हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे कि वह क्षारीय प्रकृति की या अम्लीय है, तो आप क्या लिखेंगे कि मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर बनने वाले सफेद चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम जल को थोड़ी सी मात्रा में जल में घोल देते हैं जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड का घोल बनता है। जब इस घोल में हम लाल लिटमस के रंग को डालते हैं तो लाल लिटमस का रंग बदलकर नीला हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है यह प्रकृति से क्षारीय होता है। तो इस क्रियाकलाप से 3 जो प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अब हम करते हैं अगला क्रियाकलाप। देखिए अभी करते हैं हम दूसरा क्रियाकलाप। इस क्रियाकलाप में दिया हुआ है कि एक बीकर में थोड़ा जल लो, यानी पानी, एक बीकर में हम थोड़ा सा पानी लेते हैं और इसमें कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4, C कैपिटल U स्मॉल और S कैपिटल O कैपिटल और 4 स्मॉल CuSO4, यानी ये कॉपर सल्फेट को लिखने का सही क्रम में लिखने का सूत्र क्या है CuSO4, C बड़ा U छोटा CuSO4। इस जल जो हमने बीकर में जल लिया उसमें कॉपर सल्फेट की थोड़ी सी मात्रा लेकर अच्छी तरह से घोलो। ठीक है, इस प्रकार कॉपर सल्फेट का जलीय घोल तैयार हो जाता है। यह नीले रंग का होता है, यानी हमने क्या किया, अब क्या करते हैं, यानी बीकर ले लिया, बीकर में पानी भरा और इस पानी में हमने थोड़ी सी मात्रा में, जिस प्रकार पानी में नमक मिलाते हैं इसी प्रकार कॉपर सल्फेट भी एक पदार्थ होता है जो पानी में घुल जाएगा। जब कॉपर सल्फेट को डाल के हिलाएंगे तो कॉपर सल्फेट पानी में घुल जाएगा और पानी का रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो वो हमें क्या है, कॉपर सल्फेट का नीले रंग का घोल प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हमने क्या लिया था कि बीकर लिया था। ठीक है, इस बीकर में हमने क्या डाला, इस बीकर के अंदर पानी डाल करके जब हमने कॉपर सल्फेट बनाया तो ये क्या बन गया था, ये था CuSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट, ये क्या था, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल, क्या हो गया, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल। ठीक है, पानी के अंदर हमने इसको घोला है। तो ये क्या होता है, इस घोल में लोहे की बनी कोई वस्तु जैसे कोई साफ कील या ब्लेड डालो, जब हम इसके अंदर कुछ नहीं करते, इसके अंदर सीधा एक लोहे की वस्तु डाल देते हैं, साफ इसलिए बिल्कुल चमकती हुई होगी जैसे चमकता हुआ। जब लोहे को रगड़ेंगे रेगमार्क से तो वो एक सफेद, उसके अंदर एक व्हाइट कलर की लस्टर चमक आ जाएगी। इस तरह से चमकीले नई पदार्थ को लेना, नई कील या नया प्लेट डाल दो उसमें। ठीक है, फिर अब जब हम इसको डालते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर इंतजार कीजिए। ठीक है, क्या कहता है, थोड़ी देर तक इंतजार करो। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद घोल का रंग हल्का होना शुरू हो जाता है। जो ये नीले रंग का घोल है ये हल्का हो जाएगा और फिर घोल का रंग, ठीक है, हल्का हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं, इसमें हमने क्या डाल दिया, इसमें हमने एक लोहे की एक कील डाल दी मान लीजिए। ठीक है, या हमने इसके अंदर लोहे का एक ब्लेड डाल दिया। ठीक है, ये हमने एक लोहे का ब्लेड डाला। थोड़ी देर के बाद हमने क्या देखा कि ये जो तना, जो घोल है, इसका रंग कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, हल्का हरा हो जाएगा। और जो हमने इसके अंदर पदार्थ लिया था, ठीक है, ये जो कील ली थी उसके ऊपर भी एक भूरे रंग की परत जम जाएगी। हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद घोल का नीला रंग हल्का होना शुरू हो जाता है और फिर घोल का रंग हल्का हरा हो जाता है। नीले से कैसे हो गया, हल्का हरा। यह रंग में यह परिवर्तन, जो ये रंग बदलता है, जो घोल का नीला रंग अब कैसा हो गया, हल्का हरा हो गया। यहाँ पे क्या होता है, नीला रंग कैसा हो गया, हल्का हरा हो गया। ये हल्का हरा हो जाता है, यह रंग में परिवर्तन जो हो रहा है ये आयरन सल्फेट के कारण होता है। यानी यहाँ पे क्या बन गया, FeSO4। ठीक है, यानी होता क्या है, जो ये कॉपर सल्फेट होता है, रासायनिक परिवर्तन ये है, हमने क्या लिया था शुरू में, जलीय घोल था कॉपर सल्फेट का।
कॉपर सल्फेट के अंदर जब लोहे को डाला जाता है, लोहे के किसी भी टुकड़े को, लोहा ये जो क्या है आयरन, ठीक है, कोई भी आयरन, कोई भी लोहे की बनी हुई वस्तु हो सकती है, जैसे कील है, ब्लेड है, ये जो लोहा होता है ये अधिक क्रियाशील होने के कारण से कॉपर को हटा देता है। यानी एक चीज है, ये जो सल्फेट SO4 नाम का ये भाग ना, इसको बोलते हैं सल्फेट, इसको बोलते हैं इसको सल्फेट। दो तत्व हो गए, कॉपर और ये क्या आयरन, ठीक है। जब ये कॉपर के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा CuSO4, ठीक है, क्या बनेगा कॉपर सल्फेट, ठीक है। और जब ये लोहे के साथ सल्फेट मिल जाता है तो क्या बन जाता है, ये बनेगा FeSO4, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयरन सल्फेट, क्या बोलते हैं इसको आयरन सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है नीला, और आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है हरा, ये कैसा रंग हो गया इसका हरा। तो जब भी कॉपर सल्फेट में आयरन को डालते हैं, यानी लोहे की किसी भी वस्तु को डालेंगे तो लोहा अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या करेगा, यहां से इसको निकाल देगा, ठीक है। ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है जिसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, यानी अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ के साथ जो आयन होंगे उसको खुद ले लेगा और उसको वहां से निकाल देगा। लोहे को Fe आने के बाद में क्या मिला, देखिए Fe यहां निकल गया और क्या बन गया SO4, ठीक है। कॉपर बाहर निकल गया तो ये क्या बन गया कॉपर, ठीक है, अलग बन गया ये कॉपर। ये एक परिवर्तन हुआ, ये हल्का नीला रंग तो किसकी वजह से था, कॉपर सल्फेट की वजह से। लोहे की वस्तु डाली तो क्या बन गया हमारा FeSO4 बन गया, इसलिए इसका रंग कैसा आ गया हरा। तो ये कहता है ना रंग में जो यह परिवर्तन आया, यह आयरन सल्फेट यानी FeSO4 नामक नए पदार्थ के बनने से हो जाता है। यानी नया रंग किसकी वजह से बना, नया। तो हमारा जो एक क्रियाकलाप था, हमने पढ़ा था ना कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो क्या होता है, रंग में परिवर्तन होता है, ठीक है, और साथ में एक नया पदार्थ बनता है। तो ये नया पदार्थ है आयरन सल्फेट FeSO4, जिसके कारण से जो नीला रंग है वो बदल करके कैसा हो गया हरा, कैसा हो गया हरा रंग, ठीक है। अब ये देखिए साथ ही क्या होता है, साथ ही इस रासायनिक परिवर्तन में जो कॉपर बनता है, ये कॉपर बना रहे हैं, ठीक है। ये कॉपर का लोहे की वस्तु पर जम जाने से, जो लोहे की वस्तु ने डाली थी, कील डाली थी बिल्कुल चमकती हुई डाली थी, या लोहे की ब्लेड डाली थी बिल्कुल व्हाइट चमक रही थी, वो कॉपर उस पर चल गया तो वस्तु का रंग भूरा हो जाता है। आपने देखा तांबे के बने हुए पदार्थ जो होते हैं, तांबे का लोटा आपने देखा होगा घरों में सामान्य मिल जाता है, तांबे की कोई और दूसरी वस्तु, तो उसका रंग क्या होता है, वो क्या होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, हल्के भूरे रंग का। तो वो रंग हमारा जो है कॉपर जो है ये इस लोहे के ऊपर जम जाएगा, लोहे की कील के ऊपर, ठीक है। तो वो रंग कैसा बन जाएगा उसका, लोहे की जो कील है वो हल्की भूरी हो जाएगी। तो ये दूसरा क्रियाकलाप है जो ये प्रयोग द्वारा, इस क्रियाकलाप के द्वारा हम ये देख पाते हैं कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो नया पदार्थ बनता है। इसी को हम एक तीसरे उसके द्वारा देखते हैं। अगर हम बात करेंगे ना इसको पेपर में कैसे पूछ सकते हैं, इस क्रियाकलाप को आपसे पूछेगा कि क्या होगा जब कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील को डालेंगे। आप क्या लिखोगे, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डालते हैं तो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। इस रासायनिक परिवर्तन में कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर सल्फेट का हल्का नीला रंग हल्के हरे रंग में बदल जाता है। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं कि जब नीले घोल में डाली गई जो लोहे की कोई भी वस्तु थी उसका रंग भूरा क्यों हो जाता है, तो वो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रासायनिक परिवर्तन के कारण बनने वाला कॉपर जो है लोहे की वस्तु पर जम जाता है, इस कारण से लोहे की जो वस्तु है उसका रंग हल्का भूरा हो जाता है। अब हम करते हैं तीसरा क्रियाकलाप। अगला क्रियाकलाप है कि इस क्रियाकलाप में क्या करते हैं कि एक परख नली में थोड़ी सी मात्रा में सिरका लेते हैं, यानी ये एक परख नली है, इस परख नली में हमने थोड़ी सी मात्रा में सिरका, यानी घरों में बहुत आसानी से मिलने वाला पदार्थ है सिरका। जब आपने देखा ना सलाद बनाते हैं प्याज वगैरह का उस पर एक द्रव डालते हैं, ये हमने क्या ले लिया सिरका। ये क्या हमारी परख नली, परख है नली, और इसमें हमने ये क्या ले लिया सिरका, ठीक है। ये कहता है कि एक परख नली में थोड़ी सी मात्रा में सिरका लीजिए, अब इसमें एक दो चुटकी खाने वाले मीठे सोडे की डालिए, ठीक है, खाने वाले मीठे सोडे की डालिए। जब मीठा सोडा परख नली में डालते हैं तो एक
बुदबुदाहट की ध्वनि होती है। कैसी होती है? बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देती है। यह ध्वनि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बनने से उत्पन्न होती है। ठीक है, देखिए जैसे ही हम ना, ये प्रकृति है, इसके अंदर हमने क्या डाला, जैसे ही हमने इसके अंदर डाला मीठा सोडा, क्या डाला? मीठा सोडा। मीठा सोडा डालते ही तेज झाग बनेंगे इसके अंदर, ठीक है, और एक गैस निकलती हुई दिखाई देगी। ये गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। होता क्या है? जो मीठा सोडा होता है, इस मीठे सोडे का सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, इसका होता है NaHCO3। जब इसके अंदर हम सिरका डालते हैं, सिरका का सूत्र है CH3COOH। ये क्या हमारा? सिरका। याद रख लीजिएगा, ये क्या है? सिरका। और ये क्या है? मीठा सोडा। ठीक है, इस मीठे सोडे को बोलते हैं Na क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे इसको डालते हैं तो ये क्या बनता है? Na, ये क्या बनेगा? ये बनेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये यहां से रिप्लेस हो जाएगा। ये क्या बनेगा? CH3COONA। क्या बनेगा? Na। ठीक है, ये हाइड्रोजन यहां से आ गया और ये सॉरी ये CH3CONA, ये बन गया हमारा CH3COONA। ठीक है, अब ये बन गया हमारा हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो दो हाइड्रोजन होगी और ऑक्सीजन 3 है, यहां से एक ऑक्सीजन आ गया, H2 निकल गया, बच गई क्या? CO2, यानी ये बन गई हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो जब हम मीठे सोडे के अंदर सिरका डालते हैं तो सोडियम कार्बोनेट सोडियम एसीटेट बनता है। इसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। और ये क्या बन गया? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब हम मीठे सोडे को प्रकृति में डालते हैं तो प्रकृति में एक तेज बुदबुदाहट होती है, झाग के साथ एक गैस निकलती है। ये गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हम इसको कैसे परखेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? देखिए, अब जो ये प्रकृति है ना, इस प्रकृति के ऊपर एक आप नली लगा लीजिए। इस नली की सहायता से जो ये गैस उत्पन्न होती है इसको एक दूसरी प्रणाली में ले जाइए। ठीक है, दूसरी प्रणाली में आप क्या लेंगे? इस दूसरी प्रणाली में आपने पहले से डाला हुआ है बुझे हुए चूने का पानी। ठीक है, चूने का पानी। इस प्रणाली में क्या है? चूने का पानी। ठीक है, चूने का पानी का सूत्र क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये है चूने, बुझे हुए चूने का पानी, बुझा हुआ चूना, चूने का पानी कह लीजिए। ये बिल्कुल पानी के जैसा है, साफ कलर का। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर जाएगी, ठीक है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिलती है तो ये क्या बनाएगा? CaCO3। क्या बन जाएगा आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और जल अलग हो जाएगा H2O। कैसे बना? देखिए, ये Ca है, ये OH है और ये दूसरा OH है। ये क्या? CaOH यहाँ पे 2 बार लिखा तो एक OH ये आ गया, एक ये आ गया, 2 बार हो गया। जैसे इसके साथ CO2 मिलती है, देखिए ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कहां पे पैदा हो रही है? ये पैदा हो रही जब मीठे सोडे को सिरका के साथ मिलाते हैं तो ये बड़ी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यहां से होती हुई जब इसमें जाएगी चूने के पानी में, ये चूने का पानी है, तो ये चूने के पानी के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी। ठीक है, ये देखिए कैसे हुआ? CaO। अब यहां देखिए ये इसको इस तरह से जोड़ देंगे, ये क्या बन गया भाई? CO2 था, एक ऑक्सीजन आ गई तो क्या बन गया? CaCO3 बन गया। और ये क्या बन गया? HHO यानी H2O। ठीक है, चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाती है तो चूने का पानी क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसी कारण से उसका रंग कैसा दिखता है? दूधिया। तो यानी ये क्रियाकलाप कैसे हैं? किस क्रियाकलाप में प्रणाली लेंगे, इस प्रणाली के अंदर हम सिरका डाल लेंगे। जब सिरका डालने के बाद इसके अंदर 1-2 चुटकी हम मीठा सोडा की डालते हैं। मीठा सोडा जब इसमें डालते हैं तो अभिक्रिया, यह अभिक्रिया आती है जो यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, ये NaHCO3 प्लस में मीठे सोडे का सूत्र आ गया, सॉरी सिरका का सूत्र आ गया CH3COOH। ये सिरका का सूत्र आ गया और ये मीठे सोडे का, और ये क्रिया होगी, ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या है?
इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम प्रखनली में से एक नली की सहायता से, कांच की नली की सहायता से दूसरी प्रखनली में लेके जाएंगे। इस प्रखनली में हमने बुझा हुआ चूना लिया हुआ है और ये बुझा हुआ चूना जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, इसीलिए बुझे हुए चूने का जो रंग है वो दूधिया हो जाता है। ठीक है, घरों में जब सफेदी करते हैं तो आपने देखा जब पानी सफेदी कर देने के बाद में दीवारों पे चमक आती है, वो दीवारों पे चमक जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बढ़ने के कारण ही होती है। इसी कारण से जो दीवारें हैं वो दूध या सफेद हो जाती हैं। तो ये था हमारा तीसरा क्रियाकलाप। तो जो हमने पढ़ा था कि रासायनिक परिवर्तन के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। रासायनिक परिवर्तन के अंदर रंग परिवर्तन होता है, हमने देखा पहले क्रियाकलाप में कॉपर सल्फेट के घोल में जब लोहे की वस्तु डाली जाती है तो उसका रंग हल्का हरा हो जाता है। दूसरा एक ये था कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है क्या होता है, ध्वनित्पन्न होती है। ठीक है, ध्वनित्पन्न होती है। तो वो ध्वनित्पन्न होने का ये देख लीजिए, सिरका के अंदर जैसे हमने मीठा सोडा डाला, ध्वनि के साथ एक गैस उत्पन्न हुआ, ध्वनित्पन्न हुई और साथ में साथ गैस बनी। ठीक है, ये आ गया। और एक क्रियाकलाप था वो मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉरी मैग्नीशियम रिबन को जलाने वाला पहला क्रियाकलाप। तो उस क्रियाकलाप में हमने बताया कि किस प्रकार से जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो ऊष्मा और प्रकाश पैदा होता है। तो ये तीन क्रियाकलाप जो है ये पुष्टि करते हैं इस बात की कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, प्रकाश उत्पन्न हो सकता है, कोई गैस बन सकती है, ध्वनि उत्पन्न हो सकती है या रंग परिवर्तन हो सकता है। इस क्रियाकलाप को पेपर में कैसे पूछा जा सकता है? एक तो बिल्कुल सीधा है कि क्या होगा जब सिरका के अंदर मीठा सोडा डाला जाएगा। आप इस समीकरण को लिखेंगे, जब सिरका के अंदर मीठे सोडे को डाला जाता है तो सोडियम एसिटेट बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ये समीकरण आप लिख दीजिएगा। उसके बाद में पूछते हैं कि आप यह कैसे पता करेंगे कि जो बनने वाली गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। हम ये जानते हैं कि जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं तो चूने का पानी क्या होता है, वो दूधिया हो जाता है। ठीक है, यह दूध ऐसे होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी के साथ मिलकर के कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दूधिया रंग आता है। यानी एक दूसरा क्रियाकलाप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि हम एक प्रखनली लेंगे, इस प्रखनली में हमने क्या किया, चूने का पानी ले लिया, ये चूने का पानी कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके अंदर है ना हमने एक नलकी लेकर के उस नलकी में हम फूंक मारते हैं। ठीक है, ये क्या मारेंगे, फूंक मार करके जो हम गैस निकालेंगे अंदर से श्वास के द्वारा जो वायु बाहर आती है उस वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जब ये श्वास के द्वारा बाहर निकलने वाली वायु जब इसमें से निकलेगी तो ये दूधिया रंग हो जाएगा इसके कारण से, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण से। ठीक है, तो ये भी सिद्ध होता है कि जब हम श्वास छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो ये एक अन्य क्रियाकलाप हो गया। ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं कुछ